हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर विच इज़ बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी हमारी कैसे मूव करती है, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स डाइव इनटू इट। Movement is one of the characteristics of all living organisms. In our everyday routine, we perform various types of movements like walking, jumping, throwing, lifting things, etc. These movements are possible because of the movements of various parts of our body in different ways. Animals are equipped with special organs for movement and have their own style of moving. Insects crawl and fly, fish swims, birds fly, snakes slither and bacteria wiggle, etc. Let us understand more about body movement. Okay, तो अब मूवमेंट जो हो रही है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट होती है। जैसे कि फिश जो स्विम करते हैं, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, स्नेक सिदर करते हैं, राइट। बैक्टीरिया विगल करते हैं, बैक्टीरिया भी मूवमेंट करते हैं, ऑल्दो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते बट वो भी मूवमेंट करते हैं। उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं सबके पास, जैसे कि ह्यूमंस बीइंग के पास मूवमेंट के लिए लेग्स हैं, आर्म्स हैं, राइट। तो अब ये मूवमेंट कैसे होती है वो ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेट्स मूव टू आवर टॉपिक विच इज मूवमेंट्स इन ह्यूमंस। Sit still and start reading a book. While reading, you have noticed that there are different movements occurring in your body as your eyes are continuously blinking, head is moving while reading with starting and ending of each line, and your heart is continuously breathing. These are some of the movements that happen in our bodies. We also perform certain movements such as eating food, which require the movement of mouth, hands, nodding our heads and fingers for some other activities. Also, we can move some part of our body in various directions easily and some in one direction only. This is primarily dependent on bones and how they are joined with each other. To know more about movements in humans, let us understand the skeletal system. अब मूवमेंट जो ह्यूमंस के अंदर होती है, अब आप अगर एक ऐसा पोस्चर है, लेट्स से आप रीड कर रहे हो एक बुक को, तो ये एक बहुत ही स्टिल स्ट्रक्चर है, तभी भी आप देखोगे कि बहुत सारी मूवमेंट हो रही है। हमारा हार्ट भी मूव कर रहा है, एज इन ब्रीथ कर रहा है, तो वहाँ पे एक मूवमेंट है। हमारी आईज ब्लिंक कर रही है, हमारा हेड मूव कर रहा है, राइट। तो ये इतनी सारी मूवमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, ये किसकी वजह से हो पा रही हैं, राइट, किसकी वजह से हो पा रही है, विच इज सो देयर इज अ सिस्टम विच इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारी मूवमेंट हो पाती है। ऑल्दो देयर आर सम मूवमेंट्स जो एक ही डायरेक्शन में होती है, ओके, जैसे जो हमारा हेड है वो एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ओके, 360 डिग्री मूव नहीं कर सकता। ऑल्दो सम पार्ट्स ऐसे हैं जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो ये बोन्स की वजह से है, ओके। तो अब हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स गेट टू द टॉपिक विच इज ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। Our body consists of various organ systems which perform various functions of our body. These systems work well because they have specific locations inside our body. It is therefore important for our body to be in a good shape. You must have seen a tent made of cloth. What gives it a shape? It is a framework of poles which keeps it erect. Similarly, a framework of bones gives our body its shape. This framework is called skeleton, and the system made up of bones and tough, elastic, fibrous connective tissue is called skeletal system. Very important. Okay, तो आपने देखा होगा जो टेंट होता है, ठीक है, टेंट को शेप क्या मिल रही है और किसकी वजह से मिल रही है। ऑल्दो हम बाहर से देखें तो एक क्लॉथ ही है, राइट, बट उसके अंदर जो टेंट में मटेरियल यूज होता है, मे बी जो उसको शेप देता है, ठीक है, वो अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से उसको शेप मिलता है। वैसे ही इन द सेम वे इन आवर बॉडी वी हैव अ स्केलेटल सिस्टम. Skeletal system is made up of what? Bones, okay, and connective tissues which are fibrous, elastic and tough. इन सब चीज़ों की वजह से हमें एक बहुत अच्छे से मूवमेंट मिलती है और एक हमें आउटलुक भी मिलता है बॉडी को, ओके। सो द फर्स्ट फंक्शन इज दैट it helps in the movement of various body parts, okay. Skeletal system हमें movement में help करता है.
Second function is that it provides shape and support to the body. Okay, हमें shape भी provide कर रहा है और एक support भी provide कर रहा है. Third is it protects the soft internal organs. अब इसको समझेंगे. अंदर इंटरनल ऑर्गन्स क्या हैं, जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ओके, किडनीज हैं, तो ये सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स हैं. इनको भी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, एक स्केलेटल सिस्टम, बोन्स प्रोटेक्ट कर रही हैं. ऑलराइट. फोर्थ फंक्शन इज सम बोन्स कंटेन बोन मैरो विच प्रोड्यूसेस ब्लड सेल्स. जो हमारी कुछ बोन्स होती हैं, जैसे जो हमारी थाई बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमर, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बोन मैरो प्रेजेंट होता है. तो वहीं से जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, RBC, वो भी प्रोड्यूस होते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. देयर इज एन important information that you must know. Do you know what cartilage is? As we know, our body has many bones which provides us particular structure. The ends of the bone are covered with a tough elastic tissue called cartilage. Cartilage makes the ends of the bone smooth and reduce friction between the bones during movement. You could feel cartilage in the upper part of your ear and in the front part of your nose. These parts are not as hard as bones and can be bent. Okay, तो जो bones होती है उसके जो end वाले part होते हैं वहाँ पे क्या present होता है, cartilage. अब bone तो हमने देखा है कि strong ही होती है, tough होती है ना, बट जो कार्टिलेज होता है वो एक उसको इलास्टिक नेचर प्रोवाइड करता है बोन्स के एंड पे. हम इसको कहाँ फील कर सकते हैं, आप अपनी नोज को आगे से टच करोगे तो आपको थोड़ा स्मूथनेस फील होगा, हार्ड तो नहीं फील होगा, तो वो कहाँ से आ रहा है, कार्टिलेज से. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स. The human skeletal system is classified into 5 major groups: skull, backbone, ribs, limbs and girdles. Okay, तो अब इन्हीं पार्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे. But before that, let's get to an information. During birth, there are around 300 bones in a baby. However, when baby reach adulthood, there are only 206 bones. This occurred because many of the bones join together to make a single bone. Isn't it interesting? 300 bones होती है जब एक बेबी होता है, बट जैसे जैसे वो अडल्ट बनता है कितनी बच जाती हैं, 206 bones only. And why it is happening? Because जैसे जैसे हम ग्रोथ में बढ़ते हैं, ओके, तो जो काफ़ी सारी बोन्स हैं वो कंबाइन हो जाती है एक बड़ी बोन बनाने के लिए. सो द फर्स्ट पार्ट इज द स्कल. Skull protects the most important part of the brain and sense organs. The skull is made of 22 bones. These are the hardest of all bones in the body. 8 of these form the cranium, brain box, or the cover of the brain. The rest are the facial bones which give shape to the face. 2 hollows or sockets formed by the facial bones protect the eyes. All the bones of the skull except the one forming the lower jaw are fixed firmly and cannot move. Only the bone of the lower jaw called mandible is capable of movement, which helps us to eat and speak. Okay, तो जो skull में basically total कितनी 22 bones होती है. Okay, 22 bones होती है. और since हमारा brain हमारे upper region में present है body के, तो इसीलिए स्कल में सबसे हार्डेस्ट बोन प्रेजेंट होती है जो हमारे ब्रेन को और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करती है. अब 22 में से 8 बोन्स ऐसी हैं जो क्रेनियम को बनाती है. व्हाट इज क्रेनियम? क्रेनियम इज द अपर पार्ट ऑफ द स्कल. ओके, बाकी जो बोन्स हैं वो बाकी जो स्कल वाला पार्ट है वो बनाती है, बट केवल एक ही बोन है स्कल में जो जिसमें मूवमेंट हो सकता है, जो उतना फर्मली अटैच नहीं है, विच इज मैंडिबल, लोअर जो, जिससे हम लोग खाना खाते हैं, वो मूवमेंट इजीली हो पाता है. ऑलराइट, नाउ लेट्स get to the second part, which is the backbone. Ask a friend to touch his toes without bending his knees. Put your finger at the center of this back. Can you feel some long and hard structures? Starting from neck, move your fingers downward on the back of your friend. What you feel is his backbone or spine.
It is also called vertebral column. The spine consists of 33 small bones known as vertebrae. Singular is known as vertebra. There are 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae and 5 lumbar vertebrae, followed by 5 sacral vertebrae and 4 caudal vertebrae. The first 24 vertebrae are joined serially by elastic-like cartilage to form a tube through which the spinal cord runs. The sacral and caudal vertebrae are fixed or cannot move. Okay, तो जो अब आप ऊपर से जो आपका ब्रेन वाला रीजन है उससे अब नीचे आओगे तो आपको क्या मिलता है, बैकबोन. अब बैकबोन भी बहुत सारे छोटे छोटे बोन से मिलके बनी है और ताकि एक बॉडी को बहुत अच्छे से मूवमेंट मिल सके, इसी की वजह से वो एक इस तरीके से अरेंज्ड है. ओके, सो द होल बैकबोन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 33 बोन्स. Okay, so the upper part is known as cervical, then comes the thoracic, then comes the lumbar, sacral and caudal. Okay, ये कुछ अलग अलग पार्ट्स अलग अलग नंबर ऑफ बोन से बनी हुई है. ऑलराइट, ताकि स्पाइनल कॉर्ड इसमें से अगर पास करे तो उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज द रिब्स. There are 12 pair of long curved bones called the ribs. They form the rib cage. The ribs are joined in such a way that they allow the movement of the chest during breathing. All the 12 pair of the ribs are joined to the backbone at its back. The first 10 pair of the ribs are joined to the chest bone or the sternum in front. These are called true ribs. The last 2 pair of the ribs are free at the front end of and are known as the floating ribs. The rib cage protects delicate and important organs like the heart and the lungs. Okay, अब हम बात करते हैं रिब केज की. ओके, रिब्स टोटल कितने? 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन से बनी है. तो बेसिकली कितनी बोन्स हो गई? 24 बोन्स. ओके, तो ऊपर की जो 10 बोन्स हैं, 10 पेयर ऑफ बोन्स जो हैं वो एक स्टर्नम से कनेक्टेड होती है, जो हम अपने चेस्ट के फ्रंट पार्ट पे महसूस भी कर सकते हैं, दिस पार्ट. ओके, सो दिस इज स्टर्नम. अब इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स. बट जो लास्ट के जो 2 कर्व्ड बोन्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती. ऑलराइट, ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके, ताकि हम ब्रीथ अच्छे से कर सके इजी मूवमेंट से. इसी की वजह से ये जो नीचे की 2 बोन्स होती हैं इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. ओके, now let's get to a question. What would happen if humans did not have spine? Very interesting question. अगर आपके पास स्पाइन नहीं है तो कैसे होगा, मतलब कैसे मूवमेंट होगा? Think about that. Okay, now let's get to an information. The strongest bone in the human body is the thigh bone or femur, which is stronger than concrete but is hollow. ये अभी हम लोगों ने लास्ट पेज पे भी पढ़ा था कि hollow क्यों होती है, क्योंकि उसमें bone marrow होता है, but it is the strongest. Now pull your sleeves up and take a deep breath and hold it for a minute. Feel your chest bone and backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many ribs, bones or the chest as possible. Okay, तो रिब केज को आपको फील करने के लिए कि उसमें कितनी बोन्स हैं, तो आप क्या करो, एक डीप ब्रेथ लो ताकि इन्फ्लेट हो सके और अब आप इजीली फील कर पाओ. अब आप धीरे धीरे फील करो और काउंट करो कितने रिब्स, कितने बोन्स आप फील कर पा रहे हो. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द फोर्थ पार्ट विच इज द लिम्स. There are 2 pair of limbs on a body. The arms are called the forelimbs and the legs are called hind limbs. Each limb consists of 3 bones. The upper arm of the forelimb has 1 bone called the humerus and the lower arm has 2 bones called the radius and ulna. Okay? तो अब हम limbs भी हमारे 2 टाइप के होते हैं. एक को हम बोलते हैं forelimb, एक को बोलते हैं hind limb. जो forelimb है मतलब हमारा जो हैंड वाला पार्ट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? forelimb. और जो हमारे लेग्स हो गए उसको हम बोलते हैं हैंड लिम्ब. अब ये दोनों ही जो लिम्स हैं वो 3
बोन से मिलके बने होते हैं. ओके, अगर हम हैंड की बात करें तो उसमें कौन कौन सी बोन्स होती है? ह्यूमेरस होती है, रेडियस होती है एंड अल्ना. ओके, नाउ द अपर पार्ट ऑफ द हाइंड लिम्ब हैज वन बोन कॉल्ड द फीबर. इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. द लोअर लेग हैज टू बोन्स कॉल्ड द टिबिया एंड फिबुला. ओके, तो अगर हम हमारे हाइंड लिम्स की बात करें, अगर हम लेग्स की बात करें, तो अगेन ये 3 बोन से मिलके बनी है, विच इज फीमर, फिबुला एंड टिबुला. Okay, now comes the girdles. There are 2 girdles in our body. First is pectoral girdle. It is also called shoulder girdle. The arms are joined to the shoulder girdle. It includes the clavicle and scapula, shoulder blade. It helps in movement of shoulders and arms. Okay. तो गर्डल्स हैं, पेक्टोरल गर्डल, एक कहाँ पे प्रेजेंट होता है? शोल्डर में. उसको क्या हम बोलते हैं? शोल्डर गर्डल. जो हमारा हैंड है कि इसकी प्रॉपर मूवमेंट हो पाए और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो पाए, इसीलिए हैंड इससे कनेक्टेड होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज पेल्विक गर्डल. इट इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स फ्यूज्ड टुगेदर. द थाई बोन आर अटैच्ड टू द हिप बोन्स विच आर जॉइंड with the last 2 parts of the backbone. The pelvic girdle form a ball-like structure on which the body rests and it is used to sit. It is one of the strongest part of our body. Okay, again एक बहुत easy movement और एक connected movement के लिए जो हमारा hip region होता है और जो हमारे legs हैं वो एक दूसरे से connected होते हैं. किससे connected होते हैं? उस part को हम बोलते हैं pelvic girdle और ये 3 bones के fuse होने से बना हुआ है. Okay. Now let's move to the next page. There is an important information that you must know. The bones of the body are hollow and filled with a substance called bone marrow. The main function of bone marrow is to provide blood cells. Actually, there are 3 types of blood cells: red blood cells, RBC, white blood cells, WBC, and platelets. Of these blood cells, RBC helps in transporting oxygen and carbon dioxide. WBC are responsible for providing immunity and platelets help in clotting blood. If WBC are produced in large number by the bone marrow in an uncontrolled way, this would result in a life-threatening disease called leukemia or blood cancer. One of the methods of treating blood cancer is the bone marrow transplant. In this method, the defective bone marrow of the patient is replaced by the bone marrow taken from a doctor. Donor basically. Okay, तो इसमें हमें क्या जानने को मिला कि जो हमारी बोन्स होती हैं वो बाहर से तो स्ट्रॉन्ग है बट अंदर से होलो होती हैं और जो वहाँ पे एक सब्सटेंस फिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो, जो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और WBC को भी हेल्प करता है बनने में. बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है? अगर WBC का बहुत अनरेगुलेटेड प्रोडक्शन होने लग जाए बोन मैरो से तो क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कैंसर. कैंसर मतलब क्या कि एक जो सेल है, एक पर्टिकुलर टाइप का सेल है, जब वो ओवर ग्रोथ होने लगे, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगे तो क्या बनता है? कैंसर. ओके, तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो डॉक्टर्स क्या करते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन. आप लोगों ने सुना होगा. तो जो बोन मैरो है बोन के अंदर का वो ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है. ऑलराइट, कोई डोनर के बोन मैरो से. नाउ लेट्स गेट टू द रिव्यू पार्ट. What are the common names of the bones listed in the table? So, you have to understand the technical name and then provide it a common name of the bone, okay, as listed in the table. Now comes the joints. The place where 2 bones meet is called a joint. Bones are held together at the joints by ligaments. Ligaments are special type of connective tissue that attach one bone to another. Okay. तो अब joints की हम बात करते हैं. अब बहुत सारी bones तो हमारी body में present हैं, but ये एक regulated movement होना चाहिए, right? एक regulated movement के लिए क्या joining, उनका join होना बहुत important है. तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? joints. अब एक bone दूसरे bone से कैसे connected होती है? Through ligaments.
लिगामेंट क्या होता है? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बोन्स को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड about different types of joints. First is fixed joint. These joints are fixed. They do not allow the movement of bones. Bones at the fixed joints lie against each other and are fused. Fixed or immovable joints provide protection. For example, joints that attach the ribs to the sternum and those found in the skull are immovable joints. अब कुछ बोन्स हमारी बॉडी में ऐसी है जो फिक्स्ड है, मतलब वो मूव नहीं करती. जैसे हमने स्टर्नम में रिब केज का जो जॉइंट है वो देखा. हमारे स्कल में कोई भी बोन मूव नहीं करती एक्सेप्ट द मैंडिबल, राइट. तो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड बोन्स जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज स्लाइटली मूवेबल बोन्स. These joints allow only limited movement. Such movements are found in the vertebral column. These types of joints provide support. Okay. अब कुछ मूव्स होती है जो कुछ मूवमेंट अलाउ करती है, जो हमें कहाँ देखने को मिलती है? वर्टिब्रल कॉलम में. ओके, जैसे आप नीचे बेंड मूव कर रहे हो तो ये सब किसकी वजह से? स्लाइट मूवमेंट की वजह से. ऑलराइट, ये भी अगेन सपोर्ट प्रोवाइड करती है. थर्ड इज मूवेबल जॉइंट्स. These joints allow a wide range of movements of bones. These joints are held together by ligaments. They are found at knees, elbows, wrist, ankles, neck, shoulder and hips. अब कुछ बोन्स हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट होता है, राइट, क्योंकि अगर हमें बॉडी का मूवमेंट करना है तो इनका इम्पोर्टेंस है. अब जैसे कि जो नीज हो गई, एल्बोज हो गई, हमारा रिस्ट हो गया, एंकल हो गया, यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है. तो इसीलिए यहाँ पे बोन को बोन किससे कनेक्ट करते हैं? लिगामेंट से. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. There are 4 types of movable joints present in our body. These are, now, first is ball and socket joints. अब हम joints के different parts पढ़ रहे हैं. These joints allow movement in almost all directions. The shoulders and hips have these joints. In these joints, the rounded end of one bone fits into cup-shaped socket or other bone. Swinging, rotating, spinning and balling are the possible movements of these joints. These joints allow free movement of arms and legs. Okay. अब ball and socket joint basically एक socket है और एक ball है. इस तरीके से वो लोग जो दो बोन्स हैं एक दूसरे से जॉइंड होते हैं. ऑलराइट, ताकि एक मूवमेंट अच्छे से हो पाए, एक अच्छे मूवमेंट हो पाए. तो यहीं पे किस किस काम के लिए आती है फिर वो बोन? स्विंगिंग के लिए काम आएंगी, रोटेटिंग हो पाएगा, उसमें स्पिन हो पाएगा. ऑलराइट, जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. नाउ लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. There are over 230 movable and semi-movable joints in our body. Alright, हमने बोन्स तो पढ़ ली कितनी होती है, राइट, बट इतनी ही सारी बोन्स एक दूसरे से जॉइंट हैं, ठीक है, जॉइंट से, तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स हैं. तो वैसे ही 230 मूवेबल एंड सेमी मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट है. ओके, इजंट इट इंटरेस्टिंग? नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड जॉइंट विच इज हिंज्ड जॉइंट. These joints allow movement in one plane, only that is up and down or backward and forward, like the hinge of a door. The elbow, knee and finger have hinge joint. Okay, hinge joint मतलब क्या होता है कि एक ही plane में movement allowed है. Okay, एक ही plane मतलब या तो up and down या फिर left and right. Okay, जैसे कि हमारे किस में होता है? elbow में होता है, हम देखते हैं, knee में होता है और fingers में होता है, right? इसको क्या बोलते हैं? hinge joint. Now let's get to a question. Why do old people feel pain in joints? ये हमने सब सुना ही है. You have to find this out. Okay. Now the third type of joint is pivot joints. In these joints, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other. Okay, such that one bone is able to rotate over the other. These are found between the skull and the first two bones of the backbone, which facilitate the rotatory movement. We can turn our head from one side to the other and move our head up and down due to the pivot joint. Okay,
अब पिवट जॉइंट हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो हमारा स्कल है वो किससे कनेक्टेड होता है? वर्टिब्रा से। तो वर्टिब्रा के जो दो बोन्स हैं ऊपर के और स्कल, इनमें हमें पिवट जॉइंट देखने को मिलता है। अब होता क्या है कि जो एक बोन है एक रिंग फॉर्म करती है जिसकी वजह से दूसरी जो बोन है उसमें अच्छे से फिट कर पाती है एक राउंडेड स्ट्रक्चर में। ऑलराइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो द फोर्थ टाइप ऑफ जॉइंट इज ग्लाइडिंग जॉइंट्स। These joints occur between the surfaces of two flat bones that are held together by ligaments. Some of the bones in our wrist and ankles move by gliding against each other. We are able to play, dance, twist, turn and handle things due to gliding or sliding movement of the bones of ankles and wrist. Okay? अब ग्लाइडिंग का क्या मतलब होता है? एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जब ग्लाइड कर रही है इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, बहुत सारी बोन्स ऐसी हैं जो मूवमेंट ग्लाइडिंग की वजह से ही करती हैं, जैसे कि अगर हमें डांस करना है, ट्विस्ट करना है, टर्न करना है, हैंड्स में ये प्रेजेंट होती हैं, तो वहाँ पे जॉइंट्स क्या होंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर ऑफ बोन्स। Many times due to accidents, bones get broken or dislocated from their positions. The ligaments joining the bones get torn and this causes a lot of pain and swelling. There might be an injury to the bone also. If a bone is broken, we call it a fracture. How do the doctors know which bone has suffered injury? They study the X-ray image of concerned part of body. X-ray pass through the tissue but not through bones. Therefore, they form an image of the bone of our body. By looking at the X-ray image, a doctor can locate the bone which has suffered injury and advise appropriate treatment. Okay, तो अब जो हमारी बॉडी है इसमें बोन्स प्रेजेंट है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, बट ड्यू टू फिजिकल स्ट्रेस या फिर जैसे एक्सीडेंट से हमारी जो बोन्स होती है वो डिसलोकेट हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है उनमें। ओके, तो अब इसका फिजिकल सिम्टम क्या है? हमें कैसे पता चलता है? पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, बट डॉक्टर्स गेट टू नो अबाउट दिस थ्रू एक्सरे। अब जो एक्सरे होती है वो टिश्यू को तो पेनिट्रेट कर जाती है, मतलब टिश्यू को पास कर जाती है, बट बोन्स को पास नहीं करती। इसी की वजह से एक एक्सरे, एक इमेज फॉर्म होती है जिस वजह से डॉक्टर्स बता पाते हैं कि कौन सी बोन में फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है। ओके, ऐसे एक एक्सरे का लेग दिखता है जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है। Now let's get to the next page. Let's study about a scientist. Wilhelm Conrad Röntgen was a German physicist who discovered X-ray in 1895. Röntgen discovered these rays accidentally while working in his laboratory. In various experiments, he found that these rays were able to pass through tissues but not bones. Today, X-ray are commonly used in medicine to diagnose fracture and scientific research. Okay, now let's get to the next topic, which is how do bones move? Bones cannot move by themselves. They are able to move only with the help of muscles attached to them. The soft, fleshy portion of our body are called muscles. There are about 600 different muscles in our body. The muscles are attached to bones with the help of tough, white material called tendon. The different movement of our body are carried out by the muscles. The muscles are elastic in nature. They have a very important property of contractibility. They contract and relax when they work. When the muscle contract, they draw the bones closer. So the muscles help in the movement of body. Okay. अभी हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, बोन्स भी देखा, बट ये कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, ये एक्चुअल में मूवमेंट कैसे देते हैं? तो अब बोन्स के अराउंड ही मसल्स होती हैं, एक फ्लैशी पोर्शन होता है, सॉफ्ट फ्लैशी पोर्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मसल्स। और हमारी बॉडी में 600 डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं और ये ही बोन को एक बहुत अच्छे से रेगुलेटेड वे में मूवमेंट करने में हेल्प करती है। ऑलराइट, अब डिफरेंट मूवमेंट्स कैसे हो पाते हैं डिफरेंट टाइप की मसल्स की वजह से, वो हम देखते हैं आगे। ऑलराइट, मसल्स वर्क इन पेयर्स. मसल्स कैन ओनली कॉन्ट्रैक्ट नॉट एक्सटेंड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं
ऑलराइट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है बट एक्सटेंड नहीं हो सकती. When one muscle contract, the other muscle in the pair return to its original length. For example, let's see here. The muscles on the front of the upper arm is called the biceps, and the muscle on the back of the upper arm are called triceps. These are attached to the bone of the lower arm of tendons. Okay? तो जो हमारी हैंड की मसल्स हैं, अपर मसल्स को हम क्या बोलते हैं? ट्राइसेप्स. अपर आर्म की मसल्स को एक होता है बाइसेप, एक होता है ट्राइसेप, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ओके, तो एक जब रिलैक्स्ड होती है तो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, और जब एक कॉन्ट्रैक्ट करती है तो दूसरी रिलैक्स करती है. ओके, दिस इज हाउ दे वर्क इन अ रेगुलेटेड मैनर. To bend the elbow and raise the lower arm, biceps contract. The contraction or shortening of the muscle pulls the lower arm upward. At the same time, when bicep contract, the tricep return to their original length. To straighten the arm, the tricep contract and the bicep return to the original length. This show that the pull of muscle on the bone causes movement. Similar pair of muscles work together to bend and straighten the legs. Different pair of muscle often work together in groups to make our body move in different ways. Okay, जैसे अगर अभी हम लोगों ने आर्म्स के केस में देखा, ये दोनों ही एक टाइप की मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में करके एक मूवमेंट क्रिएट कर रही है. जैसे हम अपना जो हैंड है वो या तो स्ट्रेट कर सकते हैं या बेंड कर सकते हैं, राइट. बट हमारे बॉडी में ऐसी भी बहुत सारी मसल्स हैं जो डिफरेंट टाइप की मसल्स हैं, और एक साथ आके कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है और एक मूवमेंट देते हैं. ओके, नाउ लेट्स पुल योर स्लीव्स. व्हाट यू हैव टू डू इज प्लेस योर लेफ्ट palm on your right upper arm. Make a fist with your right palm. Fold your right arm to bring your fist close to your right shoulder. Did you feel the slight building of the muscle under your left hand? This is due to the contraction of muscles called biceps. On contraction, the muscles become shorter, stiffer and thicker. Meanwhile, triceps are relaxed. Next, bring your right arm back to the original position. Did you feel the relaxation in the biceps? अब जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो ही हमें इस एक्टिविटी के थ्रू फील करना है. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पेज. टाइप्स ऑफ मसल्स. There are three types of muscles in our body. So the first kind of muscle is voluntary muscle. The muscle whose action are under the control of our will are called voluntary muscles. Their cells have bands or stripes on them, so they are called, also known as typed muscles. The muscles of hands and legs are called voluntary muscles. Okay, अब एज द नेम सजेस्ट वॉलेंट्री मतलब जो हमारे विल के अकॉर्डिंग हो रहा है, राइट. तो हैंड का जो मूवमेंट है या लेग का मूवमेंट है, यहाँ पे मसल्स होती है वॉलेंट्री मसल्स. ये मसल्स में एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो देखने को मिलता है, विच इज इनके जो सेल्स होते हैं उसमें बैंड्स दिखते हैं या स्ट्राइप्स दिखती हैं. ठीक है, एज यू कैन सी इन द फोटो एज वेल. नेक्स्ट इज द इनवॉलेंट्री मसल. The muscles whose actions are not under the control of our will are called involuntary muscles. The cells of these muscles are smooth or unstriped. They are also known as smooth muscles. These muscles are not attached to the bones. They work continuously. The muscles of digestive systems are involuntary muscles. Okay. अब सिंस ये इनवॉलेंट्री मसल्स है, मतलब हमारे विल पे काम नहीं कर रही है, कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती है, तो इसीलिए बोन्स से कनेक्टेड नहीं होती. अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी तो मसल्स इन्वॉल्व होती है, वहाँ पे इस तरीके की मसल्स का काम है. ये मसल्स भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं फिजियोलॉजी में, जिसमें क्या देखते हैं हम कि स्मूथ होती है, अनस्ट्राइप्ड होती हैं, जैसे कि वॉलेंट्री मसल्स के केस में नहीं था. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एन इंफॉर्मेशन. द मसल्स ऑफ हार्ट आर इनवॉलेंट्री मसल्स and also known as cardiac muscles. They have cells with stripes on them and are branched.
This branching along with the stratius makes the muscle strong and resilient to withstand demanding activity from the entire body. The branching also help in quick transmission of signal to enable the heart to respond fast. These muscles are also not under the control of our will. These are the only muscles which work throughout the life without getting tired or fatigue. Okay, तो अब एक मसल्स होती हैं, अगेन एक और टाइप की मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स. उसमें क्या है, कार्डियक मसल्स, जो हमारी हार्ट में मसल्स यूज होती हैं उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स. अब इनमें इन मसल्स में स्ट्राइप्स होते हैं और ब्रांचिंग होती है. ओके, इन्हीं की वजह से ये एक, सिंस हार्ट जो है वो हमेशा काम करेगा, राइट, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी उसमें होती रहेगी, तो इसीलिए इन मसल्स की वजह से उन्हें इतना स्ट्रेंथ मिल पाता है कि वो इतना लाइफ टाइम विदाउट थके हुए काम कर पाते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द रिव्यू. ओके, सो what you have to do is you have to observe the following movement of your body and write whether they are voluntary or involuntary. तो basically आपको इस सारी movement observe करनी है, movement of eyeballs, hands, fingers, heart and head. Okay, and आपको ये देखना है कि ये voluntary हो रही है या involuntary है. Okay, now let's get to our next topic, which is animal skeleton and locomotion. You see animals moving around from one place to another. The bones and muscles of skeleton help the animals perform desired movement. In animals, the skeleton can be of two types, endoskeleton and exoskeleton. Some animals have skeleton on the outside of the body, which is called the exoskeleton. Snail, crab, cockroach, etc. have a protective exoskeleton. When skeleton lies inside the body, it is called endoskeleton. Animals like cats, dog, fish, etc. have endoskeleton. Okay, अब हम एनिमल में जो स्केलेटन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ते हैं. अब स्केलेटन सिस्टम दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है एंडोस्केलेटन, एक है एक्सोस्केलेटन. अब जो कॉकरोचेस हैं या क्रैब हैं या स्नेल हैं, टर्टल्स हैं, इनके बाहर आप एक स्केलेटन सिस्टम देखते हो, थोड़ा हार्ड सरफेस देखते हो. दिस इज कॉल्ड एज एक्सोस्केलेटन, क्योंकि वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें यही जो स्केलेटन सिस्टम है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन. फॉर एग्जांपल्स इन डॉग्स, कैट्स एंड फिशेस ये प्रेजेंट होता है. ओके, अब ये भी कैसे हेल्प करता है लोकोमोशन में, ये हम पढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Locomotion is the movement of an organism from one place to another. It involves the movement or displacement of entire body. There is a close relationship between locomotion and skeleton. Okay, तो अभी हमने skeleton पढ़ा, अब locomotion कैसे हो पाता है इनकी वजह से, वो अब हम पढ़ेंगे, which is very important. Okay, locomotion basically क्या होता है कि organism का एक place से दूसरी place तक का movement, उसको हम क्या बोलते हैं, locomotion. Now, gait of animals. Gait is the way of movement of limbs of animals during locomotion over a solid surface. Different animal species use different gaits due to difference in their body structure. Let us study the manner of movement, that is the gait of some animals. Okay, तो ये जो movement होता है limbs का, all right, limbs मतलब hind limbs and fore limbs, legs और hands, इनका जो movement होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है. ओके, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है, और वो कैसे एक सॉलिड स्ट्रक्चर पे लोकोमोशन हो रहा है, बेसिकली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक कैसे पहुंच रहा है वो हम पढ़ते हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द मूवमेंट इन कॉकरोच. Cockroaches have a hard covering over their body or have exoskeleton. They have 3 pairs of jointed legs and strong muscles to pull these legs. The legs are joined to the body by ball and socket joints, while the other joints of the legs are called hinge joints. Okay, तो basically जो कॉकरोच की बॉडी होती है उसमें आउटर एक्सोस्केलेटन होता है, राइट. नाउ 3 pairs of jointed legs होते हैं. ओके, और ये लेग्स किस तरीके से मसल से अटैच्ड होते हैं ताकि स्ट्रांगली उसको मूवमेंट में हेल्प मिल सके. नाउ ये जो जॉइंट्स होते हैं लेग्स के, यहाँ पे कौन से जॉइंट्स देखने को मिलते हैं हमें, सॉकेट जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. जबकि जो
दूसरे लेग्स हैं वहाँ पे हमें कौन से जॉइंट्स देखने को मिलते हैं? हिंज जॉइंट्स. Cockroaches have a pair of antennae that help them smell things. They also have a pair of seres that can detect the slightest of movements and warn them for any danger from behind. Though cockroaches have two pair of wings, they can only fly short distances. However, they are able to run and climb very fast across a variety of structures. Cockroaches walk in a very interesting manner, moving 3 legs at a time. Okay, तो अब कॉकरोच की हमने हाइंड लेग्स और फोर लिम्स की बात कर ली. अब इसी में एंटीना भी होता है. एंटीना सिग्नल देने के लिए होता है कॉकरोच को. उसके पास एक सेरी पार्ट होता है जो थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है वो कॉकरोच को बता देता है ताकि वो डेंजर से बच सके. नेक्स्ट इज इट ऑल्सो हैव विंग्स, अ पेयर ऑफ लिम्स. बट इस विंग से वो बहुत लंबा फ्लाई नहीं कर सकता, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे फ्लाई कर पाते हैं. ओके, there is a very interesting movement that cockroach shows कि वो 3 leg use करके run करता है. Okay, so these are the parts that you can also observe in the picture. Now let's understand the movement in birds. Bodies of birds are streamlined to help overcome air resistance. The skeleton of bird is highly adapted for flying. They have hollow bones to reduce weight. They lack teeth and instead have a lightweight beak. The 2 hind limbs are used for walking and perching. The 2 forelimbs of the birds are modified as wings, which are used for flying. The whole body, including the wings, is covered with feathers. Okay, अब body birds में भी movement होता है. अब इसमें देखो, अगर mainly जो bird का काम है fly करना है, उसका major movement क्या है? Flying से related है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, जितना मिनिमम कम हो सकता है. इसीलिए यहाँ पे क्या अडेप्टेशन है? तो जो उनके जो 4 लिम्स हैं वो किस में मॉडिफाइड है? विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाइड है. जो उनकी बोन्स होती है वो हॉलो होती है ताकि एयर रेजिस्टेंस ना हो, ताकि वो लाइट वेट हो सके. ऑलराइट. और जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं वो उनको वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करते हैं. 4 लिम तो देखा हमने कि कैसे विंग्स में डेवलप होते हैं. नाउ each kind of feather on a bird serves a different purpose. Soft down feathers grows close to the skin. Air is trapped between the spaces of these down feathers. The bird's body gives off heat that warms the air in these spaces. Over the down feathers lies the second kind of feather called contour feather. The third kind of feather are the large flight feathers that are found in the wings and tail. The flight feather give bird to the flight and balance need for flying. अब हर चीज़ का एक इम्पोर्टेंस है. अब बर्ड में 3 टाइप के फेदर्स होते हैं. ओके, सॉफ्ट फेदर जो होते हैं वो बर्ड की स्किन से बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में होते हैं. बहुत जो सबसे पहले फेदर होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्ट फेदर. सॉफ्ट फेदर एयर को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं. तो जितना भी बर्ड की बॉडी हीट रिलीज करती है वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट टाइप इज द कॉन्टोर फेदर. ठीक है, कॉन्टोर फेदर या थर्ड टाइप एक और है जो टेल के पार्ट में या फिर जो मेन विंग्स हैं उसमें होती है और वो किस में हेल्प करते हैं बर्ड को? फ्लाइंग में. ओके, बैलेंस करने में, लिफ्ट करने में. नेक्स्ट इज, बट बिफोर दिस लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन. द Phrygian falcon is the fastest living creature, reaching speed of up to 320 km per hour while diving from great heights to catch its prey. Isn't it an information? Very interesting. Now let's understand the movement in fish. The bodies of fish are streamlined, that is narrow at both ends and broad in the middle. This shape enables the fish to swim faster. The skeleton of this fish is covered with strong muscles. Okay, तो जो fish की body होती है वो एक streamline body होती है, as you can see in the picture also. तो आप जैसे देख रहे हो कि जो starting और end का जो part है वो बहुत एक streamline narrow होता है, जबकि जो बीच वाला part है वो broad होता है. इसकी वजह से body की movement को fish को move करने में बहुत easy होता है. तो अब जो skeleton है fish का वो भी एक strong muscle से covered होता है. So now let's get to the next page.
During swimming, muscles makes the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. Such repeated movements makes the fish move forward. Fish have modified limbs to help move faster in water, fins to keep balance, and powerful tail to move forward. Most fish have swim bladder, which is like a little balloon of air inside the body, with which they can control the depth of flow by varying the amount of air held in their swim bladder. Okay, अब फिश के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट? अब जैसे जो टेल का पार्ट है उसको हेल्प करता है बहुत आगे जल्दी से स्विम करने में, राइट? मॉडिफाइड लिम्स होते हैं उनके पास ताकि उनका वाटर में मूवमेंट अच्छे से हो सके. फिन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं बैलेंस में, ठीक है? या फिर जैसे टेल की बात की हमने पावरफुल मूवमेंट के लिए. ओके, फिश के पास एक स्विम ब्लैडर भी होता है उनकी बॉडी के अंदर जो एक बलून की तरह काम करता है जिसमें एयर ट्रैप्ड होती है. अब जितनी एयर उसमें ट्रैप्ड होगी उसी हिसाब से कि वो कितना डेप्थ पे स्विम कर रही है या फिर फ्लोट कर रही है वो डिपेंड करता है. तो स्विम ब्लैडर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिश का. इजंट इट अ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन? Now also let's understand one more information. Fish such as sharks and rays have no bones inside their bodies. Their skeleton is entirely made of cartilage. Okay, जो sharks होती हैं या जो rays हैं उनके पास bones नहीं होती है बिल्कुल भी, but जो उनका skeleton system है वो किससे बना होता है फिर? cartilage से. Now let's understand the movement in snake. Snakes have a long backbone. They have many thin muscles connected to each other, even though they are far from one another. They are also interconnected in the backbone, ribs, and skin. The snake's body curves into many loops. Each loop of snake gives it a forward push by pressing against the ground, making it move forward very fast and not in a straight line. अब जो स्नेक की बॉडी होती है बहुत सारी थिन मसल से बनी हुई होती है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है. अब जब स्नेक को अगर आगे मूव करना है तो बैकबोन, रिब्स और स्किन एक साथ एक कनेक्टेड वे में आती है ताकि अच्छे से मूवमेंट हो सके. तो जो स्नेक की बॉडी है वो कर्व करती है काफ़ी लूप्स में और वो एक फॉरवर्ड पुश क्रिएट करती है जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हैं हम लोग, जिसकी वजह से एक जो स्नेक है उसकी बॉडी का एक पार्ट आगे मूव करता है. ऐसे धीरे धीरे एक स्नेक में मूवमेंट होता है. ऑलराइट, now let's understand the movement in earthworm. Earthworm is a cylindrical and elongated worm. The body of earthworm is made up of many rings joined together called segments. Earthworm neither has an endoskeleton nor exoskeleton. Earthworm does not have any bone, but its body secretes a substance which keeps its body moist, protects it, and also helps in movement. Its body has a large number of tiny hair-like bristles called setae, which helps in grasping the ground and pushing its body ahead. Setae are joined to the muscles. While moving, an earthworm extends muscles of its segments which move ahead and grip the ground. Then the segments following it contract and pull the rest ahead. While expansion, it also lifts its body up from the ground. Thus, earthworm moves by contraction and expansion of its muscles, which may take place at more than one place in its body at any given time. When earthworm moves inside the soil, it eats the soil and makes way for itself. It then throws out the undigested part of the soil. This helps in softening the soil and helps the plants to grow as well. Okay? अब मूवमेंट अर्थवॉर्म में कैसे होता है? अर्थवॉर्म का कैसे होता है? बॉडी सिलेंड्रिकल होता है, एलोंगेटेड होती है, राइट? तो जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो एक कंप्लीटली एक बॉडी नहीं है, वो छोटे छोटे रिंग से बनी हुई होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट्स. सेगमेंट से बनी हुई होती है वो. तो ना तो उनके पास एक एंडोस्केलेटन है ना एक्सोस्केलेटन है, बट फिर भी अर्थवॉर्म एक ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं सीटे, जो एक थोड़ा मॉइस्ट सब्सटेंस होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. ऑलराइट, मूवमेंट में हेल्प करता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसको ग्रिप भी प्रोवाइड करता है. तो सीटे
बेसिकली है क्या, दीज आर जॉइंट टू द मसल्स। सीटे जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये किससे कनेक्टेड है, मसल से। अब थ्रू आउट जब मसल्स हैं तो आपको बेसिकली मूवमेंट में हेल्प करेगा, राइट। तो यही जैसे जैसे वो आगे मूव करता है तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक रिलैक्स करती है, ठीक है। वैसे ही फिर मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, ओके। तो अब जैसे अर्थवॉर्म सॉइल में अपना वे बनाता है, वो सॉइल को खाता जाता है। जैसे जैसे वो सॉइल को खाता है वो डाइजेस्ट करता जाता है, बट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो उसको एक्सक्रीट कर देता है। इसी की वजह से अर्थवॉर्म सॉइल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो सॉइल को सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं। ऑल राइट, नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द गिवन पिक्चर। Okay, now let's understand the movement in snail. Snail has a soft body protected by hard shell. It moves by creeping with the help of a muscular flat foot underneath the body. The muscles in the foot contract and expand. This creates a kind of rippling movement which pushes the snail forward. The foot has a special gland that produces slimy mucus to make a slippery track. The snail is able to move even on a sharp edge without any injury because of the mucus. The mucus hardens when it comes in the contact with air. Okay, अब जो snail होती है, जो उसकी soft body है वो एक hard shell से covered होती है, right? अब इसमें movement कैसे होती है, तो जो snail होती है, जो उसका lower part है, वहाँ पे एक foot होता है, वहाँ पे उसको एक foot provide किया जाता है, जिसकी वजह से वो contract और expand हो पाता है, जिसकी वजह से एक रिपलिंग मूवमेंट क्रिएट होता है और वो आगे मूव कर पाती है। इनफैक्ट स्नेल के पास एक और ग्लैंड होता है इसी फुट में, जो एक स्लाइमी म्यूकस लाइक चीज़ सिक्रीट करता है, जो एक स्लिपरी ट्रैक बना देता है स्नेल के लिए। इसीलिए अगर वो किसी शार्प एज वाली मूवमेंट के स्ट्रक्चर पे मूव कर रही है या रॉक पे मूव कर रही है तो स्नेल को कोई भी दिक्कत नहीं आती, इंजरी नहीं आती है। ऑलराइट, और जैसे ही जो म्यूकस सिक्रीट होता है और ये एयर के कनेक्शन में आता है तो ये हार्ड भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जब स्नेल मूव करती है तो एक आपको एक पाथ जरूर नजर आता होगा, राइट। लेट्स गेट टू एन इंफॉर्मेशन नाउ। बैक्टीरिया मूव यूजिंग टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजेला. Flagella are connected to the bacteria by a basal region and their rotation propels the cell forward. बैक्टीरिया जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते वो भी मूव करते हैं थ्रू व्हाट, फ्लैजेला. These structures are connected to the bacteria. किस तरीके से, बेसल रीजन से, जो एक रोटेशन में हेल्प करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप की रोटेशन होती है उसमें हेल्प करते हैं, जिसके वजह से सेल आगे फॉरवर्ड मूव होता है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's pull your sleeves, and what you have to do is you have to collect a snail from a nearby park, place it on a table, wait for some time. Slowly the snail will move its foot and head out of its shell. Observe the motion of the snail. It moves its body in the form of a wave. The foot secretes a slimy fluid called mucus and the body glides over it. Can you see the trail of mucus left behind by it? Place it on a glass plate. Is its movement faster now? So basically what you have to do, you have to observe the movement of a snail. उसको एक पेपर पे रखना और थोड़ी देर बाद जब वो सेटल डाउन हो जाए तब वो मूव करना स्टार्ट करे तो उसका मूवमेंट देखना. वहीं पे एक ग्लास प्लेट पे रख के देखना और ऑब्जर्व करना कि क्या उसका मूवमेंट फास्ट हुआ है या स्लो हुआ है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द वर्ड फाइंडर्स. फर्स्ट वर्ड इज skeleton. It is a framework of bones. Cartilage, a tough elastic tissue present between two bones preventing them from rubbing together. Cranium, the brain box made of fused flat bones which protects the brain. Ribcage, a cage-like structure having chest bone in the front, backbone at the back and ribs on the sides. Ligaments, connective tissue that attach one bone to another. Muscles, a type of fibrous tissue joined to the bones on one side
and the skin on the other side, which help in the movement of bones. Tendon, a kind of tissue which helps a muscle to a bone. Exoskeleton, a type of skeleton which is present on the outer side of the body of an animal. Endoskeleton, the type of skeleton which present inside the body of an animal and cannot be seen from the outside. Gait, it is the pattern of movement. Locomotion, movement of body as a whole from one place to another. Now, let's take a look at these points. Movement is the characteristics of all living organisms. In humans, movement is due to skeleton and muscular systems. The human skeleton consists of 206 bones. These bones form the framework of the human body. Skeletal system protects the internal delicate organs, provides movement and gives shape to the body. Okay? The skull, backbone, rib cage, limbs and girdles are the important part of the skeleton system, as we have seen. A joint is a point where two bones meet. Joints are of two different types, which are some are movable, some are slightly movable, and some do not allow any kind of movement at all. Muscles are attached to bones by tendons. They contract and expand to move the bones. Breaking of a bone is called a fracture. Animals have two types of skeleton, exoskeleton and endoskeleton. Different animals have special adaptation and body structure which helps them in locomotion. So, I hope based on our understanding आपको ये lesson बहुत अच्छे समझ आया होगा. Now what you have to do is, based on your understanding and learning, you have to do the exercise in your homework.